अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। ये ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से यूनिट 14 है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इसके साथ साथ कुछ न कुछ आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कल एक बात करनी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले मैंने पढ़ाया था, जो पिछली वाली वीडियो जिन्होंने देखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो था हमारे पास वो ये था मेरे भाई, n इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है। देखिए c डिवाइडेड बाय v होता है। c को क्या बोला था? स्पीड ऑफ लाइट इन, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोला था। हाँ सर, बोला तो था। और v क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम था। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं सर? एक बात कहनी थी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक शार्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, मैं इसी को समझाना चाह रहा हूं। तो देखें, यहाँ पे n है, c है और v है। तो मुझे पता है कि किसी भी मीडियम में जाके, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे वहां कर लेनी चाहिए थी, नहीं की। तो देखिए कैसी इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब क्या सर? अगर ये मान ले रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं यहां से लाइट रे को भेजूं तो ये थोड़ी बेंड हो जाती है, आपको पता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। बेंड इन द सेंस मतलब रिफ्रैक्ट हो जाती है, रास्ता अपना चेंज कर लेती है। हाँ सर, कर लेती है। ये जो रास्ता चेंज होता है लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद, उस रास्ते को हम एक नाम देते हैं, मतलब रास्ते चेंज होने के बाद स्पीड, लाइट की स्पीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो याद रखना मेरे बच्चों कि फ्रीक्वेंसी जो है नॉट चेंज, नो चेंज। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज कभी भी नहीं होगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ सर, फिर क्या चीज चेंज होगी? मैं कह सकता हूं स्पीड क्या होगी? स्पीड, स्पीड सी थी, सी कितनी होती है जी? आपको पता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 3 × 10⁸, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। 3 लाख कितना कुछ है सर? ये दुनिया से बाहर भी जा सकती है एक सेकंड में, इतनी तेजी से चलती है। समझ चुके हैं? दुनिया का जो तो डायमीटर है, जो अर्थ का वो है, रेडियस है, वो आपने पढ़ा होगा 6400 किलोमीटर है। 9th क्लास में था, लेकिन आपके उसमें चेंज कर दिया था। लेकिन बहुत 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 ज्यादा है ये। हाँ सर, तो स्पीड जो है सी थी, तो वो मीडियम के अंदर जाके वो स्पीड को v लिख देते हैं। ये इसी को मैंने कहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब c से v हो जाती है, घट जाती है। स्पीड भी क्या होती है? चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। एक चीज और चेंज होती है मेरे भाई, वेवलेंथ भी चेंज होती है। वेवलेंथ मतलब कि वेवलेंथ भी चेंज होगी, लैम्डा भी चेंज होगा। लाइट वेव है ना? हाँ सर, वेव है। वेव के चेंजेस क्या क्या हो सकती है? मैंने कह दिया, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सर क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स मतलब लाइट जहां से निकलती है उस पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज नहीं होगा? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी चीजें चेंज हो सकती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। सोर्स पे, ये हमने पीछे वेव वाले चैप्टर में भी बात की थी, रिपल्टेंट के केस में। तो यहाँ पे मैं कहूँ लेमडा चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या है? मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर्स क्या है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बात भी करूंगा। लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं। n इक्वल टू सी बाई वी है ना? अब मॉडिफाई किस तरह करेंगे सर? आपने ये फार्मूला पढ़ा है, v इक्वल टू एफ लेमडा। हाँ सर पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? वेव वाले चैप्टर में, ये हमने प्रूफ भी किया है। तो अगर मैं कहूं ये वेव लेंथ c क्या है? लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर, तो c इक्वल होगा, c किसकी इक्वल होगा? f होगा, और लेमडा वैक्यूम होगा। यानी कि लेमडा वैक्यूम मतलब, लेमडा वैक्यूम मतलब लाइट की स्पीड। देखो v इक्वल टू एफ लेमडा, अब लाइट के लिए, वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं ना? किसके लिए लिख रहे हैं? वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं। तो वैक्यूम में तो v तो c बन जाता है। हाँ सर, एफ एफ बन जाएगा, और वेवलेंथ, लाइट की वो वाली वेवलेंथ लिखनी होगी जो वैक्यूम में है। अब यहाँ पे वेवलेंथ में लेमडा नहीं रखूंगा, क्योंकि वैक्यूम में कुछ और होगी वेवलेंथ। इसी तरह जो लाइट है वो मीडियम में जाएगी, तो उसकी स्पीड v हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अब भी वही होगी, लेकिन वेवलेंथ मीडियम में जाके कुछ अलग होगी।
सुनो 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 सुनो, मैंने कहा स्पीड जो है सी जो है उसकी एफ लेमडा हो जाएगी। एफ लेमडा वैक्यूम मतलब वेवलेंथ वो वाली जो लाइट की वैक्यूम में थी। अब यहाँ पे लाइट की सी नहीं रहेगी, जब मीडियम के अंदर जाएगी तो स्पीड सी नहीं रहेगी, वी हो जाएगी, क्योंकि हमने वी को ही बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ सर, तो वी हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा और लेमडा मीडियम हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ मीडियम वाली हो जाएगी। जो मीडियम के अंदर जाके वेवलेंथ हमने कहा था चेंज होती है, तो मीडियम वाली वेवलेंथ बन जाएगी। ठीक है सर। अगर मैं इसमें पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, तो यहां से क्या निकला, एन इक्वल होगा सी। सी की जगह क्या लिख सकता हूं, लेमडा वैक्यूम एफ 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 वैक्यूम लिख सकते हैं। हाँ सर, और वी की जगह क्या लिखूं मेरे भाई, वी की जगह लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा मीडियम, तो एफ एफ से कट हो जाएगा, तो यहां से लेमडा वैक्यूम डिवाइड बाय लेमडा मीडियम भी लिख सकते हैं। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ये भी फार्मूला होता है, खैर आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, अगर आपको दिया जाए लाइट की वेवलेंथ दी जाए वैक्यूम के अंदर कितनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दिया जाए, तो आप मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ कितनी चेंज हो गई वो निकाल सकते हो। या दो लेमडा दिया जाए, मतलब वैक्यूम वाली वेवलेंथ भी दी जाए लाइट की, और मीडियम के अंदर जाके वेवलेंथ कितनी चेंज हुई ये बात भी गिवन हो, तो आप उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। इससे पहले आपको स्पीड दी जाए तब निकाल सकते थे, अब आप इस काबिल हो गए हो कि वेवलेंथ दें तब भी निकाल सकते हो। तो सर ये क्यों करवा रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन है वही समझाना चाह रहा हूं। तो यहां से मैं टोटल कैलकुलेट कर सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनको कहेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो फैक्टर अफेक्टिंग दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एन लिख दें। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर है मेरे भाई वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। यहां पे आपको पता लग रहा है, हाँ सर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। और किस पे कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। यहां देख लो, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है नहीं करती, हाँ सर करती है। और फैक्टर बताएं, अगर कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर्स क्या है, तो आपने ऐसे ही जवाब दे देना है। ठीक है जी। तीसरा फैक्टर, और बोलो और बोलो, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर कम ज्यादा करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी और लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। देखना एन इक्वल टू क्या है, सी बाई वी है। टेम्परेचर ज्यादा किया, टेम्परेचर ज्यादा किया, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टेम्परेचर ज्यादा करने से, जैसे एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो मालिक्यूल दूर दूर बिखर जाएंगे। दूर दूर बिखरने का मतलब है डेंसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, बी कम हो जाएगी। जैसे डेंसिटी किसकी वो है, डेंसिटी पानी की ज्यादा है, हवा की कम है, तो हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम है। तो इस वजह से हवा के अंदर लाइट की स्पीड भी ज्यादा है। सुनो 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 सुनो, मैंने कहा हवा की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी की बात करें तो पानी की डेंसिटी ज्यादा है। हाँ सर है, तो इसका मतलब है पानी की जो डेंसिटी है, सुनो, पानी की जो डेंसिटी है उस पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब है। हाँ सर, अगर पानी को गर्म कर दे तो उसकी डेंसिटी गिर जाएगी और पानी में लाइट की स्पीड ज्यादा हो सकती है। और सुनो और सुनो और तरीके से सुनो, मैंने कहा एक हवा है एक पानी है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, हवा की डेंसिटी कम है। हाँ सर कम है, कि हवा की डेंसिटी कम है तो हवा के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हवा के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब है डेंसिटी के कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। हाँ बिल्कुल, पानी के मुकाबले तो कम है, तो इसका मतलब हवा के अंदर लाइट की स्पीड भी ज्यादा है। तो मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर बिखर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, और इसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिर जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिरने से ये चीज बढ़ सकती है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, हाँ सर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लाइट की स्पीड जो है वो बढ़ सकती है। सुन लिया सर, समझ गए। आ जाओ, एक शार्ट क्वेश्चन है, एक बुक का शार्ट क्वेश्चन है, निकाल के रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लोअर, कम हो जाती है फार एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में कम हो जाती है, एक्सप्लेन करें तो इससे क्या फायदा होगा। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विल डिक्रीजेस बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज, द एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज इन एयर, ये कह सकते हैं। समझ गए सर, ये चीज लिख दो एक्सप्लेनेशन में, ये एक क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए मैंने ये बात कर दी थी आपसे। चलें सर, अब आप अपने टॉपिक पे आ जाए। तो टॉपिक क्या था हमारा,
टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई बड़ा आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, तो हिम्मत मत हार। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है कि अगर मैं कहूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं तो आपके मान जाएंगे क्या? हाँ। लेकिन आपके बुक में जिस हिसाब से स्टार्ट लिया हुआ है, हम उस हिसाब से मैं बताऊंगा तो आपको ऑलरेडी पता होंगी वो चीजें, क्योंकि जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए ये बात पता होंगी, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर में ही ये बताया था कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। उसके बाद दूसरा लेक्चर में भी मैंने रिफ्रेक्टेड रे क्या होता है ये बात कर दी थी। लेकिन ये बुक वाले आपके यहाँ पे आके कर रहे हैं ये बात कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसके आगे हेडिंग भी है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज ये समझा रहा है, टर्म्स समझा रहा है। क्या टर्म्स समझा रहा है? कि टर्म्स ये कि अगर हमारे पास ये कौन सी सरफेस होती है, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिंग। भाई रिफ्रैक्शन हो तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, अगर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। क्या बात कर रहे हैं सर, नहीं समझ आ रही? देखो, ये सरफेस अगर रिफ्रैक्टिंग हुआ तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हुआ तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। सुनो, ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तब तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हुआ तो तब तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? जो पॉलिश किया रहता है, एक साइड से पॉलिश होता है। जैसे मिरर है, जो शीशा है, जो आप मुंह देखते हो, तो उसकी बैक साइड पे पॉलिश किया रहता है। तो आप वहां पे क्या होता है, पॉलिश करने से वो लाइट जो इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर, वही वापस आके टकराती है। आप मान ले छांव में खड़े हैं और धूप आ रही है, तो आप धूप के आगे शीशा रखते हो, और दूसरे बंदो, आप धूप पे खड़े हैं, दूसरा बंदा छांव में खड़ा है, तो आप धूप पे खड़े हो और आपके हाथ में मिरर है, तो आप उस मिरर की मदद से जो सूरज से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करवा के उस बंदे के मुंह में लगा सकते हो लाइट को, जो बंदा छांव में बैठा हुआ है। ऐसी मस्ती की होगी बचपन में आप लोगों ने, तो ऐसी मस्ती करके भी आप समझ सकते हो रिफ्लेक्शन क्यों हुआ। क्योंकि उस मिरर जो आपके हाथ में पकड़ के रखा है, उसकी बैक साइड पे क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मेरे भाई क्या हुआ फिर? रिफ्लेक्शन हुआ। इसी तरह अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे, वहां से होगा क्या? रिफ्रैक्शन। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? ऐसा सरफेस जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लाइट घुस सकती हो, अंदर जा सकती हो। जैसे शीशा है, कौन सा? खिड़की वाला शीशा, हाँ, दूसरा वाला नहीं, मुंह दिखाए, देखने वाला नहीं। खिड़की वाला शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर धूप, बाहर रोशनी पड़े तो अंदर आ जाती है आपके कमरे में, तो इसका मतलब है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसी तरह पानी के अंदर भी लाइट जा सकती है। जैसे गिलास में पानी रखा होता है, तो पानी बाहर से पड़ती है, तो गिलास के अंदर जो चीज रखा होता है, जैसे पेंसिल वगैरह रखा होता है, वो पेंसिल टेढ़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाइट अंदर जाके रिफ्लेक्ट हुई है। तो भाई ऐसा सरफेस जो आपके पास लाइट जिसमें से घुस सकती है, वो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कौन सा प्रिंसिपल होगा? कौन सा प्रिंसिपल मतलब कौन सा फिनोमेना होगा? यानी कि फिनोमेना तो सर वो होगा जो हमें पता है, रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने कहा था जो एक लाइन होती है, अब ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आके समझा रहे हैं। पिछले लेक्चर जिन्होंने देखे उनको समझ होगी। मैंने कहा था ये इंसिडेंट रे है। भाई इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखवाई थी, लेकिन आपको मैं जबानी बोलता हूं, आप समझ जाना। इंसिडेंट रे क्या है? अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द रे ऑफ लाइट विच अप्रोचिंग टुवर्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज द बेसिकली इंसिडेंट रे। समझ गए? बुक में डेफिनेशन वगैरह इनकी लिखी हुई है बुक में भी, तो मैं अपने हिसाब से आसान डेफिनेशन आपको बताता जाऊंगा, लिखते जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। ये नॉर्मल है, ये कौन सा है जी? ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? क्या लिख दूं? इंसिडेंट रे क्या होता है? लिख दूं क्या डेफिनेशन? सर लिख दें कि हमें वो हो रही है। खैर पिछले लेक्चर में मैंने लिखवाया है भाई, यहाँ पे लिखवाऊंगा। लेक्चर की ड्यूरेशन ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो फिर वो टाइमिंग देख के बड़ी बहुत बड़ी वीडियो उधर से ही वापस हो जाओगे। इसी में मेरा माइक चल रहा है क्या? हमेशा हमेशा की तरह बंद नहीं होना। ये बंद होता है ना, फिर वो वीडियो की सारी मेहनत चली जाती है। चलो, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है मैं बताना चाहूंगा। नॉर्मल द लाइन, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, 90 का एंगल बनाता है। तो इट मींस ये क्या है? अगर इन 90 का एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो तब इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ सर, तो ये कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, क्या बोल सकते हैं जी? इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ड्रा की जमा थर्ड फॉर्म है, ड्रॉन परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर को उल्टा टी से लिखते हैं, मैथ जो पढ़ते हैं समझ आएगी। पर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, भाई ये बात कहना काफी नहीं है। इसी तरह तो मैं यहाँ पे भी कोई एक लाइन ड्रा कर दूं, ये भी तो नॉर्मल होगी, हाँ सर, लेकिन नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल के लिए एक और बात कहना बहुत जरूरी है। वो क्या बात है? जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे रे आके टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये बात लिखना नॉर्मल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इधर एक लाइन ड्रा करने लग जाऊं, ये भी तो परपेंडिकुलर रह सकती है, लेकिन ये बात कहना काफी नहीं है कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहना काफी नहीं है, बल्कि इसमें एक और चीज भी ऐड करना जरूरी है। वो चीज क्या है जी? वो चीज ये है कि पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये बात कहना बहुत जरूरी है। पासिंग थ्रू क्या बोलो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या कर रही हो? पास कर रही हो, तब ये होगा, तब ये होगी नॉर्मल, अदरवाइज नहीं। भाई दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर रहनी चाहिए और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करनी चाहिए, तब वो क्या होगी? नॉर्मल कहलाएगी। फिर हमने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? स्ट्राइकिंग, बोलो, स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, या मूव अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब आ जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे, तो ये होता है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। कल मैंने एक बात की थी, किसी को पता है, याद है? अगर पुरानी वीडियो में अगर किसी ने देखा है तो उसको पता होगा ये बात की। क्या बात थी? अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है या रेयर से डेंसर में, तो मैंने ये वो वहां बात समझाई हुई है कि अगर रेयर से डेंसर जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो ये बातें पता होनी चाहिए। रेयर टू डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ज्यादा रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाता है। ये कल वाली पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था डिटेल में, वहां जाके देख लें आप। नेक्स्ट बात है कि एंगल ऑफ डेंसर, डेंसर जब देखें, डेंसर से रेयर जाए, डेंसर से मतलब जैसे रेयर से डेंसर मतलब हवा से पानी में जाए, तब बाहर वाला एंगल बड़ा होगा। जैसे यह हवा है बाहर मान के चले, और ये क्या है? वाटर है। तो अब यहां देख पा रहे हो कि ये बड़ा है, ये छोटा एंगल है। अगर इसी तरह बाहर से देखो, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ भेजें तो उसको कहेंगे डेंसर टू रेयर, उसको क्या बोलेंगे? डेंसर टू रेयर। तब एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा पड़ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। कैसे सर, कैसे? ये मैंने कल बताया यार, आज क्यों बता रहा हूं। देखिए ये आपके पास नॉर्मल है, तो ये लाइट जा रही थी और ये बेंड हो जाएगी इस तरफ, तो भाई मेरे ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब बाहर वाला बड़ा हुआ ना, इसी तरह बढ़ जाता था। हमने रीजन भी बताई थी इसकी, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल जाता है डेंसर से रेयर, तो उसकी कोलिजन कम होने की वजह से वो जितना चाहे रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब इस बात पे मजीद नहीं वो करते हैं। अगर नॉर्मल से जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। एट नॉर्मल यानी नॉर्मल से पास करे तब एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन 0 डिग्री होते हैं। भाई ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लो अपने लिए, ठीक है जी। पुरानी बुक्स में हुआ करता था तो इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो क्या पता इनका दिल किया, कुछ पुराने पेपर से उठा के क्वेश्चन दिए तो आपसे पूछ सकते हैं, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर ये कहाँ से पूछ रहे हैं हमें। हाँ सर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीजें समझ आई, टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी थी। दीज आर द बेसिकली टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। ये पिछली वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पिछले वीडियो थे इधर थोड़ी स्पीड आगे करके देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई दो लॉज हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या है वो देख लें। फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, इसी से रिलेटेड है कि इंसिडेंट रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो मुड़ के जा रही है, जिसको जो अपना डायरेक्शन या रास्ता चेंज करी, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। आ इस तरफ रही थी, जाना इसी तरह चाहिए था, इस तरह नहीं जाके थोड़ा अपना रास्ता चेंज किया, बेंड किया, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग रे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और नॉर्मल है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक ही प्लेन मतलब मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है।
एक्स एक्सिस कैसे है, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, तो इसी इसी एक प्लेन में, ये बोर्ड खुद एक प्लेन है, हाँ है, तो इसी प्लेन में लाई कर रही। कभी लाइट ऐसी नहीं है कि यहाँ आई और सामने की तरफ आ रही हो, आ ऐसी रही होगी, जा ऐसी रही होगी, 3 डायमेंशन में नहीं होगी, 2 ही डायमेंशन में होगी। 2 ही डायमेंशन क्या होती है सर, देखो समझा रहा हूं, ये आपके पास बुक है, हाँ सर बुक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लाइट आए, ऐसे टकराए तो ऐसे जाए, ये तो रिफ्लेक्शन में होता था। अब ऐसी आई, ऐसे रास्ता चेंज कर। ओ सुनो 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 सुनो, कोई सफेद व्हाइट में जो है, ये प्लेन है ना, कागज तो प्लेन कैसे, जो कागज होता है वो प्लेन होता है, हाँ सर प्लेन होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लाइट ऐसी आई, अपना रास्ता ऐसे चेंज कर दिया, तो ये एक प्लेन में है ना, दिस इज द प्लेन, बेसिकली जो कागज होता है ये प्लेन होता है, तो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सब एक जगह पे, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, ये बड़ा आसान से लॉ है, इसके आगे ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट लिख के डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर पूछते हैं तो थोड़ा सा मीठा डालना होता है, मीठा कम करोगे पेपर के अंदर तो फिर नंबर भी कम हो सकते हैं। बोर्ड वाले के जिस तरह दिल के उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग जानी चाहिए उसके लिए, तो प्रेजेंटेशन अच्छी देने के लिए ये लिख के साथ में ये बात भी, ये डायग्राम भी बना दो तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बना चुका हूँ। द इंसिडेंट रे, बोलो बोलो, द इंसिडेंट रे, जल जलालहू, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और बताओ और क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये 4 चीजें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल आल लाई, लाई मतलब मौजूद होते हैं इन सेम प्लेन। भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही था, तो ये भी यही है, सही है। इंतहा आसान चैप्टर है लेकिन बच्चों को कम समझ आता है। मैंने कहा था इसके नीचे वो वाले डायग्राम में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है सबसे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मेरे बच्चों, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब लोगों को ये मसला था, क्या मसला था सर, वो हमें भी बताएं। लोगों को ये मसला था कि जो लाइट है आ तो रही है लेकिन अंदर एंगल चेंज हो रहा है। भाई अगर सेम रहता तो हमें समझ आती, चलो सेम रह रहा है, लेकिन यहां तो मसला ही उल्टा हो गया कि चेंज हो रहा है एंगल। अगर हवा पानी में देखें तो हवा में कुछ और है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्शन एंगल कुछ और है। तो इन्होंने कोई तरकीब सोची यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एज अ साइंटिस्ट, मतलब स्नेल्स ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर वाला एंगल कुछ और रहता है, अंदर वाला एंगल कुछ और रहता है। हाँ सर, तो मतलब अगर मैं मीडियम की बात करूं, हवा और पानी की बात करूं, हवा और वाटर, हवा और पानी की, एयर एंड वाटर की बात करूं, तो इसने एक चीज सोची हवा और पानी की, क्या हवा और पानी में हमेशा, देखो हवा की अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ सर है, पानी की अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, हाँ सर है। तो इसने सोचा एंगल तो बेशक चेंज है लेकिन इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनको डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। सुनो 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 सुनो, सुनो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, क्या 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 क्या, एंगल तो भले डिफरेंट है, ये एंगल कुछ और, ये एंगल कुछ और हो रहा है, या अंदर से बाहर जाए तब भी कुछ कुछ और बन रहे हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो भाई स्नेल्स ने सोचा कि भले इनके एंगल अलग अलग हैं लेकिन इनकी एंगल्स की रेशो जो है वो सेम हो रही है, सेम हो रही है, एंगल्स की रेशो कांस्टेंट हो रही है, मतलब एंगल की रेशो सेम हो रही है। किसके सेम हो रही है, जो इन दोनों मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो के बराबर हो रही है। सुनो सुनो सुनो, नहीं समझ आ रही है, सर पकड़ के बैठ गए। देखो यहां से बात रिपीट कराऊंगा इतनी दफा ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, समझ रहे हो मेरी बात, आवाज तो आ रही है। मैंने कहा कि एंगल्स बेशक डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन एंगल्स की रेशो सेम हो रही है। मतलब क्या कि यहां बाहर वाला एंगल क्या है, थीटा आई है, नीचे क्या है, थीटा आर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिवीजन का आंसर सेम आ रहा है, डिवाइड का आंसर। भाई डिवाइड को रेशो बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ सर, रेशो मतलब थीटा आई रेशो थीटा आर, ऐसे तो इसी को तो रेशो बोलते हैं। या इस तरह लिखा हो तब भी मैं रेशो बोल सकता हूं, क्या ऐसे दिखाई देना जरूरी है क्या, डिवाइड में हो तब भी तो रेशो बोल सकते हैं, हाँ ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा हो तो तब भी रेशो बोल सकते हैं, मैथ की जबान में है, मैथ की जबान है, मैथ है, बोल सकते हैं। तो मतलब मैं इसको रेशो बोल रहा हूं। तो
इसने ये सोचा, स्नेल्स ने, भले इनके एंगल्स अलग अलग आ रहे हैं लेकिन इनके जो एंगल्स की जो रेशो है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट आएंगे। अगर तब तक कांस्टेंट आएंगे जब तक ये हवा पानी है तो इनके लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी तरह हवा और गिलास हो, हवा और गिलास के लिए भी कांस्टेंट होंगे, हवा और गिलास के लिए भी कांस्टेंट होंगे, लेकिन कांस्टेंट इनके लिए भी तो होंगे। हाँ सर होंगे, इनके लिए भी होंगे। क्या ये कांस्टेंट क्या होगा? कोई नंबर होगा। कोई नंबर मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हवा पानी एक मीडियम है, पेयर ऑफ मीडियम हो गए, इनको पेयर ऑफ मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ मीडिया। हवा पानी के लिए जो एंगल्स की रेशो है वो एक फिक्स नंबर आएगा। हवा पानी ताकि दुनिया में कहीं पे भी है, चाहे अमेरिका में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे आपके पास सऊदी अरेबिया में है, जहां कहीं भी है, हवा और पानी की रेशो, हवा देखो, हवा और पानी में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है वो हमेशा एक नंबर के बराबर आएंगे। इसी तरह हवा और गिलास में, चाहे वो गिलास किसी भी जगह में है, किसी भी कोने में है, उनके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का जो वैल्यू है वो एक नंबर के इक्वल आएंगे। लेकिन याद ये रखें कि हवा पानी के लिए जो नंबर आया है, कांस्टेंट आया है, वो हवा और गिलास के लिए सेम नहीं आएगा। यानी कि मीडियम सेम होने चाहिए। हवा पानी कहीं पे भी है तब उनके लिए सेम होगा, हवा गिलास कहीं पे भी है उनके लिए भी सेम होगा। तो मतलब पेयर ऑफ मीडियम सेम होना चाहिए। इनको क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ मीडिया सेम। पेयर ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पेयर ऑफ मीडिया सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगी। अगर पेयर ऑफ मीडियम सेम है, ये भी पेयर ऑफ मीडियम क्या है? पेयर ऑफ मीडिया है। पेयर ऑफ मीडिया क्या है बोलो यहाँ पे? पेयर ऑफ मीडिया हवा और गिलास है। पेयर ऑफ मीडिया हवा और गिलास है तो इनके लिए भी इनकी जो डिवीजन का आंसर है, रेशियो है, वो कांस्टेंट आ रही है। तो इसने यहाँ पे साथ में साइन भी लगाया था, साइन इंसिडेंट और साइन साइन थीटा का यूज किया था। ठीक है जी, साइन थीटा का यूज किया था क्योंकि एंगल बहुत समाल समाल होता है तो साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी डेफिनेशन भी यही रहती है भाई। ये कांस्टेंट किसके बराबर आता है? ये कांस्टेंट आता है, अब ये बात भी बताऊंगा मैं, ये कांस्टेंट जो आता है वो एक्चुअल में वो कांस्टेंट क्या होता है? इन दोनों मीडियम्स के, यानी हवा और पानी के, जहां पे हवा पानी है ना, हाँ सर हवा पानी है, हवा और पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिवाइड के आंसर के बराबर आ रहा है। ये कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा था? हवा और पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करो, इसके बराबर आ रहा है। चलो अभी नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आगे चल के। तो अब इसकी स्टेटमेंट भी यही बनती है। यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन साइन लगा सकते हैं तो फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। खैर ये नोट नहीं करना आपने, मैं बताऊंगा किस तरह क्या नोट करना, ये समझाने के लिए था। हाँ सर समझ चुके हैं। अब देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कांस्टेंट रेशियो ऑफ sine of angle of incident to sine of angle of refraction is always constant for एक जैसे मीडिया होने चाहिए ना, फॉर पेयर ऑफ मीडिया, फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया। यही स्टेटमेंट है स्नेल्ला की। क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हमेशा सेम रहेगी अगर वो मीडियम का पेयर सेम है, उन दोनों मीडियम का जोड़ा सेम है। भाई यहाँ जोड़ा हवा पानी का है, यहाँ जोड़ा हवा गिलास का है, तो ये जोड़ा सेम रहना चाहिए। इसी तरह जोड़ा गिलास और वाटर का भी हो सकता है। तो जोड़ा अगर सेम है तो इनकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन की जो रेशियो है, यानी कि डिवाइड का जो आंसर है, वो हमेशा किसी न किसी एक खास नंबर के इक्वल आएगा। मैंने कहा था इस मीडियम के लिए अलग होगा नंबर, इसके लिए अलग होगा, लेकिन वो दुनिया के किसी कोने में भी है तो उनके लिए सेम रहेगा। वाह सर जी वाह, यही कहना चाह रहे हैं स्नेल्स का? हाँ बिल्कुल। तो स्नेल्स ने काम ही निपटा दिया भाई, ये तो सेम नहीं हो रहा तो इनकी रेशो तो सेम हो रही है। तो इसने कह दिया द रेशो ऑफ, डेफिनेशन बनाओ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिवाइड में हो तो टू बोल सकते हैं, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
the ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction is always constant for same pair of media, for same बोलो pair of media, भाई पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, उनके लिए कांस्टेंट आएगा। तो इसकी मैथमेटिकल आंसर भी यही बनता है। मैथमेटिकल अगर लिखना चाहते हो तो मैथमेटिकल क्या बनेगा, बोल मेरे भाई। मैथमेटिकल बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट बेसिकली आता क्या है, n2/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, भाई ये जो इनकी रेशो होती है ना, वो असल में इन दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करते हो ना, उसी के बराबर आता है। हाँ, वो कांस्टेंट यही होता है, यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करो। जैसे मान के चलो हवा है, तो हवा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रखते हैं, मान के चलो इसके लिए n2 रखते हैं, इन दोनों के डिवाइड के बराबर आ जाएगी। इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह देखो, इसी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n2/n1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ सर, लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात आ रही है n1 हवा है, हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, और दूसरे वाले की मान के चले n है। इफ फर्स्ट मीडियम, अब ये आपकी बुक में है, अगर फर्स्ट मीडियम क्या हो, बोलो, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो एयर के लिए जो n1 होता है वो 1 होता है, एंड सेकंड मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 है, उसको मान ले n रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अगर एक मीडियम हवा है और दूसरा कोई और मीडियम है, तो उसके लिए क्या होगा, यही मैं लिखने जा रहा हूं, उसके लिए यही करने हैं, क्या करने हैं देख लें। उसके लिए करना होगा यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ सर, डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n2 की जगह क्या रखें, n, और इसकी जगह 1 रखें, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला भी आपने याद रख लेना है, अगर नहीं तो भाई ये वाला फार्मूला चक्कर में मत पड़ो, हवा और जो भी मीडियम है उनके लिए ये फार्मूला याद रखो, क्योंकि हवा है तो n1 की जगह 1 रख दो ना, अब ये अलग से दिया है तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस मेन फार्मूला ये है, इसी को याद रख दो, बाकी हो जाएंगे। अब इस तरह का एक क्वेश्चन बन रहा है आपकी बुक में, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई यहाँ से ये स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट थी, ठीक है जी, ये स्नेल्स लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है कि दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, वो किसी खास नंबर के इक्वल आएगी, और वो नंबर बेसिकली उन दो मीडियम, जिन दो मीडियम से लाइट गुजर रही है, जिससे जिसमें जा रही है, जिससे जिसमें जा रही है, उन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिवाइड के आंसर के बराबर हो रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि तो वो गिर गया था, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर तीसरा है, तो तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं वो देख लें। मिटा दो अपनी हस्ती को, सुनो, बोल रहा है n1 दिया हुआ है, ये n1 आप वहां पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है वो है 1.6 है, यूनिट नहीं होती अच्छा इसकी, और इसी में एंगल ऑफ इंसिडेंट भी दिया है, ये वाला एंगल बाहर वाले कितना दिया हुआ है, 21 डिग्री है, कुछ नहीं। n2 कितना दिया हुआ है, बोलो, 1.7 दिया हुआ है, और इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये पता करना है। तो आओ फार्मूला देखें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n2/n1 होता है ना, n2/n1 होता है। अब होगा क्या, बास बुक से इसको n1/n2 ही लिखते हैं, वो उस तरह भी लिख लेती हैं, कैसे लिख लेती हैं, इसको ऊपर इसको नीचे करें, या इस बात को ऐसे भी लिखा होगा, शायद आपकी बुक में लिखा हुआ है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू n1/n2, ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक, ये भी अपने आप में ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, फिर यहाँ पे भी इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, बात एक ही है यार, एक ही बात है, ठीक। तो खैर हमें इस अंदाज में समझ आई, तो जिस अंदाज में समझते हो उसी में करो, आंसर फर्क नहीं आएगा इससे। अब ये साइन थीटा आर चाहिए, भाई पुट कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंट की जगह कितने लिखिए, साइन 21 डिग्री इक्वल टू n2 कितना है, बोलो बोलो, n2 है 1.7, n1 कितना है, बोलो 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 बोलो, 1.6 है। यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यही निकालना है, इसको इधर भेज दो,
1.6 साइन ऑफ एंगल ऑफ 21। हाँ सर, इस 1.7 मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, इसको इधर नीचे भेज दें। 1.6 बटे 1.7 उधर आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ 21। भाई कैलकू है तो कैलकू करना शुरू कर दो आप लोग। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मेरे पास है कैलकुलेटर, हाँ जी। क्या हो जाएगा भाई, साइन 21 निकालो सबसे पहले, क्या आ रहा है 0.35। चलो देखो, ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.35 बटे 1.7 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। ए ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 1.6 तो 0.57 डिवाइड बाई 1.7 क्या आ रहा है भाई, 0.33 आ रहा है। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये सब कुछ करने के बाद ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करो तो साइन इनवर्स हो जाता है ना भाई, साइन इनवर्स हो जाता है, इतनी बात तो पता है। साइन को उधर थीटा आर रखना है तो इधर आया तो इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स शिफ्ट दबा के निकालते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े सर हम, ऐसे ही है। 119.26 भाई, सही जा रहे हैं कि नहीं गलत जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। कैसे सही जा रहे हैं? क्योंकि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट 21 था, बड़ा था, और ये छोटा था, तो ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो N1 क्या था, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी, N2 की ज्यादा है, तो मतलब N1 रेयर मीडियम था। N1 रेयर मीडियम था क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये डेंसर है, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, इसलिए एंगल छोटा हो गया। ठीक है, कम हो गया भाई, छोटा का मतलब क्या है, कम हो गया। खैर चेक भी कर लेते हैं। कोई जो है तो निजाम हस्ती, सही है भाई, सही है। तो बच्चों शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ तक अगर पेशेंटली आप सुनते हो देखते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए दाद दो, क्लैपिंग करो अपने लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।